बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की कोरोना स्पेशल ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत के साथ खैर मकदम करते हैं आपका। मैं हूं मनाजिर हुसैन और इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ देंगे यासिर रहमान। मुल्क भर में कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे। मुसद्दका केसेस की तादाद 29,465 हो चुकी है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,991 केसेस सामने आ चुके हैं। और अगर हम पिछले केसेस का जायज़ा लें या पिछली तवारीख का जायज़ा लें तो 26 फरवरी से लेकर अब तक जो एक दिन में रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं उनकी सबसे बड़ी तादाद ये है जो आज रिपोर्ट हुई है, 1,991 केसेस। और अभी ये हाइप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में जो केस फर्टिलिटी रेट है वो ऊपर जा रहा है, जो इस बात का तकाजा करता है कि हमें एहतियात का जो दामन है वो किसी सूरत हाथ से नहीं छोड़ना। ये मनाज़िर सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है बल्कि ये हकीकत है और ये बड़ी संजीदा हकीकत है जिसे हमें डेफिनेटली इट तस्लीम इज़। करना होगा कि हमारे पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा यानी 4 डिजिट्स में अब केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। अगर हम सब ये चाहते हैं कि केसेस कम रिपोर्ट हों तो इनफरादी तौर पे एक फ़र्द की हैसियत से हमें किरदार अदा करना होगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग को उसी तौर पे कायम रखना होगा। अगरचे कारोबार खोलने में या बिज़नेस इंटरेक्शंस में थोड़ी आसानी पैदा कर दी गई है हुकूमत की जानिब से, हमें मास्क का इस्तेमाल भी उसी तरीके से करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पिछले 2-3 दिन के अंदर जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से कोई काबू पा लिया गया है, कोई कंट्रोल कर लिया गया है, बल्कि केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। डेफिनेटली इट बार इज़। बार ये मनाजिर नंबर्स बताने का मकसद यही है कि केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। खुदारा इसको संजीदा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए मज़ीद कि हुकूमत किस तरह से काम कर रही है, मज़ीद क्या ऑप्शंस हैं, गरीब के हवाले से भी, हमारे उस पाकिस्तानी के हवाले से जो अफोर्ड नहीं कर सकता। गज़ाला सैफ़ी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं PTI की। बात कर लेते हैं। गज़ाला सैफ़ी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने PTV न्यूज़ पर इस ट्रांसमिशन में हमें वक्त दिया। जी शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने का। जी गज़ाला साहब फरमाइएगा। अभी कुछ देर पहले असद उमर साहब बात कर रहे थे मीडिया से और वो बयान कर रहे थे कि जो मेजर डिसीजंस हैं हुकूमत की जानिब से वो लिए जा चुके हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन है और इम्प्लीमेंटेशन यकीनन सूबों ने करनी है। और उसके साथ साथ एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बजाय इसके कि हम पूरे मुल्क को लॉकडाउन की तरफ लेकर जाएं, उन एरियाज़ को जो ज़्यादा इफेक्टेड हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके और उन्हें वहाँ पे लॉकडाउन कर लिया जाए। तो हाउ यू सी कि ये स्ट्रैटेजी किस हद तक कामयाब रहेगी? और बज़ाहिर तो ये लगता है कि स्ट्रैटेजी बड़ी सही है, लेकिन लोगों ने कम्यूट भी करना है, आगे पीछे भी जाना है, तो किस तरह से हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे अगर ये ऑप्शन ऑन द कार्ड्स है? देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है हुकूमत की तरफ से और असद उमर साहब ने काफ़ी रीजनेबल किस्म की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें बताई गई हैं जिसमें ये क्लियरली समझ में आती है बात कि अगर देखिए एक रिस्क तो लिया गया है कि लॉकडाउन को हल्का किया जा रहा है और आसानियां पैदा की जा रही हैं उस तबके के लिए जो गुर्बत की लकीर से नीचे बिल्कुल था और भी नीचे चला गया। अब फक्र और फाके की नौबत को कंट्रोल भी करना है, जहां पे बीमारी को भी ध्यान रखना है। बारहा लोगों को बताया जा रहा है, अवाम नास को बार बार ये ट्रेन किया गया है कि आप अपने आप को किस तरह अपनी इस बीमारी से, कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। और ये जो पेंडेमिक है इस दुनिया में इस वक्त फैली हुई, इस वक्त तमाम लोग जो इससे मुतासिर हुए हैं या किसी भी तरह से कम्युनिटीज इससे मुतासिर हुई हैं, न सिर्फ इस वजह से कि वो बीमार हुए हैं बल्कि वो बीमार होने के चांसेस को भी अपने आप को उनसे बचाने की तदाबीर पे काम किया जाना चाहिए। और उस पर मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम किए हैं, जिसमें अभी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो काफ़ी रोशनी डालती है आगे फ्यूचर प्लान के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारी आसानियां पैदा की जाएंगी। काम के हवाले से भी दुकानें भी कुछ खोली जाएंगी, कारोबारों में भी ओपनिंग की जाएगी, लोग जो हैं वो कम्यूट करेंगे डेफिनेटली। मगर जो इलाके आइडेंटिफाई किए कि जैसे अगर किसी इलाके से केसेस आ रहे हैं और वो ऐप भी वर्क करेगा, मतलब एक डिजिटलाइज तरीके से, एक टेक्निकल तरीके से, एक मॉडर्न तरीके से इस बीमारी को, जैसे चाइना ने किया था कि इस बीमारी को असेस करके और उसके उन हालात, उन इलाकों के हालात के हिसाब से उनका
इलाज भी हो और उनके लिए आसानियां भी पैदा की जाए। अच्छा गजाला साहब, और ये भी कहिएगा आसान कि होगा। जो 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 डिसीजंस लिए गए हैं विफाक की जानिब से या सूबाई हुकूमतों की जानिब से, सबका मकसद एक ही है कि कोरोना के हवाले से हो या फिर माशी एतबार से हो, दोनों चैलेंजेस पर बतरीके एहसन काबू पाया जाए। लेकिन अगर हम वर्किंग रिलेशनशिप की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, कोलैबोरेशन की बात करते हैं, तो हमें इसका फुकदान नज़र आता है। बिलखुसूस सिंध और विफाक के दरमियान ये गैप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से एक पेज पर लाया जाए सबको कि सब मिलकर जो है वो एक ही चैलेंज जो हमें दरपेश है उसके लिए काम करते हुए नजर आए? देखिए, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फेडरल गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाए। और इस वक्त हम लोगों को कंफ्यूज नहीं कर सकते। अवाम जो है वो इस वक्त वैसे ही परेशान है बीमारी की आउटबर्स्ट की वजह से भी, और उनकी अपनी जो माशी हालत है उसकी वजह से भी बहुत परेशान है। और अगर इस वक्त सिंध की हुकूमत गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयान दे और फेडरल गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट नहीं करेगी और एक किस्म के फैसले नहीं होंगे, तो जाहिर बात है लोग जो हैं वो परेशान होके नहीं समझ पाएंगे कि इस गंभीर सिचुएशन के अंदर किस तरह निपटा जाए इस बीमारी के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक पेज पर होना और इन मामलात को उन वसाइल और उन मकामात की हकीकत को समझते हुए उनको सॉल्व करना। तो ये मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और सिंध हुकूमत ने शुरू में जो इक़दाम किए उनको सराहा भी किया है और उनकी तारीफ की गई है। मगर अभी इस वक्त जो लॉकडाउन ईज होना ज़रूरी इसलिए है, बहुत बड़ा फैसला है और बहुत ज़्यादा रिस्की भी है इसमें कुछ हद तक, मगर इसके अलावा चारा नहीं है। मगर जो हमारे जो सिंध में अभी तक जो लॉकडाउन हुआ उसको मैंने देखा है इलाकों में जाके, उसको सीरियसली लोगों ने लॉकडाउन नहीं किया। अगर उसको सही तौर पे लॉकडाउन होते इलाकों में तो शायद इतना आउटबर्स्ट नहीं होता। गजाला सैफी साहिबा, आप सही फरमा रही हैं, लेकिन ये अगर हम बिलखुसूस सिंध के हवाले से जो अवामी अमूमी रवैया है उस पर बात करें तो ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है। पंजाब में भी ये सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में भी ये सूरत हाल है, बलूचिस्तान में कहा जा रहा है कि कुछ अमल दरामद की कोशिश करवाई जा रही है और वो वहाँ पे मॉल्स भी ओपन करवा दिए गए हैं, जो कि यकीनन हैरत की बात है कि उनकी है तो सूबाई डोमेन है। हाउ यू सी कि जो डेटा है, ये डेटा जिस तरह से हमारे पास आ रहा है और अब तो इंक्रीजिंग एक ट्रिजेक्ट्री जो है वो इंक्रीज की तरफ है, इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है, ये कितने अरसे तक वफाकी हुकूमत, NCOC, सूबाई हुकूमतें इसको मॉनिटर करेंगी और इस डेटे को इस एक लेवल तक बर्दाश्त करेंगी? और उसके बाद जो फैसला है, अगर खुदा ना हंसता स्पाइक ज़्यादा होता है, केसेस ज़्यादा होते हैं, तो हाउ यू सी कि फिर ये फैसला वापस भी हो सकता है, लॉकडाउन में सख्ती भी की जा सकती है, जिन सनतों को खोला है फिर उनको बंद भी किया जा सकता है? देखिए, सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो लोग इस वक्त पेंडेमिक का शिकार हो रहे हैं उनके नंबर्स अगर बढ़ गए बहुत ज़्यादा, और इस पे सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। दुनिया जहान में बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जो कि फैली और जिनका रोकथाम की गई। अब आप ऐसा समझिए कि एक ये नई बीमारी इस माशरे के अंदर, इस दुनिया के अंदर दाखिल हुई है और इस दाखिल होने के बाद अभी इसका इलाज सही से निकला नहीं है और लोग जो हैं वो उसके आहिस्ता आहिस्ता आदी भी होते जाएंगे, मगर उनको अब नए किस्म की एहतियाती तदबीर को इख्तियार करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर लॉकडाउन की आसानी के बाद मामला जो हैं वो ख़राब की तरफ गए और उसमें बीमारी बढ़ी या किसी किस्म का ऐसा कोई आपको डेटा मिलता है जिससे ये बात जाहिर हो कि जो ये लॉकडाउन में नरमी जो है वो मुआफिक नहीं हुई, तो गैर जिम्मेदाराना तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, तो कुछ फैसले वापस भी लिए जाएंगे यकीनन उस वक्त। मगर अभी ये बात कहना बहुत कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जो अनासर जिनको हमने कंसिडर किया है बीमारी की रोकथाम के लिए और उसकी सही तदाबीर इख्तियार करने के लिए, वो मेरे ख्याल में अभी आपने असद उमर साहब की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्लियरली समझ आ गया है। और ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस आम लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि टेक्नीशियंस के लिए थी, मेडिकल स्टाफ के लिए थी, हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इसके साथ डील कर रही हैं उनके लिए भी था इंफॉर्मेशन, ताकि जिस तरह से इसको आसानी से काबू पाया जा सके और जो इलाके जहाँ पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है उनको फिर बंद किया जाए, बजाय इसके कि पूरे पाकिस्तान को एक
وجہ سے بند کر دیا جائے. Right. تو وہ اسی لیول تک پہ جا کے کام کیا گیا ہے اور آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی جا اچھا رہی ہے. غزالہ صاحبہ، کوشش بھی ہے، خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ صورتحال جو وہ اس جانب جائے اور اس رخ کی طرف مڑے کہ ہمیں یہ ڈیسیجنز جو ہیں وہ واپس لینے چاہیے یا لینے پڑیں، یا کم از کم عوام جو ہے وہ مزید سفر کرے. جب سب کا مطمع نظر ایک ہے تو پھر ایک جو میوچول گول ہے اس کو اچیو کرنے کے حوالے سے ہمارے جو وسائل ہیں، ٹائیگر فورس کا استعمال ہے، لاز انفورسمنٹ ایجنسیز کا استعمال ہے کہ جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے حوالے سے عوام کو انفورس کیا جائے تاکہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بھی چلتا رہے. نہ ہم لاک ڈاؤن کے متحمل ہو سکتے ہیں، نہ مزید معاشی نقصان کے متحمل ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی کرونا کی وجہ سے مزید جانی نقصان کے متحمل ہو سکتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل صحیح بات کی ہے آپ نے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر وہ دیکھیے گھر بیٹھ کے تو کوئی بھی حکومت عمر بھر چاہے وہ کتنی بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز بھی ہوں، ڈیولپڈ کنٹریز ہوں، وہ بھی نہیں دے سکیں گی اپنے عوام کو عمر بھر کے لیے گھر بیٹھ کے خرچہ. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غربت کی لکیر سے نیچے ہوتے چلے جائیں. اکنامکلی ویسے بھی ہماری کنڈیشنز بہت اچھی نہیں ہیں. تو چونکہ لوگوں کو نکلنا ہے، کام کرنا ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر کا انہوں نے اہتمام کرنا ہوگا ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ یہ ذمہ داری ہر فرد پہ عائد ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کا، اپنے ماحول کا، اپنے آپ کا خیال رکھیں اور اپنے ملک کا بھی خیال رکھیں، اور اسی طرح اپنی زندگی کی گاڑی کو صحیح سے چلا سکیں. کیونکہ جہاں یہ تمام حکومتوں کا صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ کا جہاں فیصلے ہیں، وہاں یہ انسانوں کے بھی الگ الگ انفرادی طور پر فیصلے بھی ہیں جن کو ان کا ایک بڑا اثر ہوگا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. غزالہ سیفی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے اور کس طرح سے آگے چل کر جو ہے وہ حالات اگر مزید خراب ہوتے ہیں تو فیصلے جو ہیں ان کو ری وزٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے مناظر کہ اس وقت جو ہماری جو ملکی معیشت کی صورتحال ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے. ہمارا جو ریونیو کلیکشن ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. کوئی 30 بلین ڈالرز کے قریب ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا جو کہ اب کم کر کے جسے 24 بلین ڈالرز کے قریب کر دیا گیا ہے. آگے چل کے جی ہاں معاملہ کیا چلے گا، کس طرح سے ہماری معیشت جو ہے وہ اس سے لڑ سکتی ہے اور ہم آگے کس طرح سے بہتر طور پہ کام کر سکتے ہیں. عامر درانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی نمبر اکانومسٹ ہیں. السلام علیکم عامر درانی صاحب. جی عامر درانی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے. فرمائیے گا مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جو ہمارا مالی خسارہ ہے وہ 9% تک جائے گا. پہلے یہ پروجیکشنز تھی کہ یہ 7% تک ہوگا، اب 9% تک ہوگا. ہاؤ یو سی دس کنڈیشن کہ ابھی جو بجٹ بھی پیش ہونے والا ہے اس بجٹ میں ٹیکسز کے نفاذ کو کس طرح دیکھنا ہوگا کووڈ کو دیکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کی ریلیکسیشن دی گئی ہے اس سے ہم کتنا بینیفٹ لے سکتے ہیں اوور دا پیریڈ آف 3 ایئرز، کہ ہم کتنا لے سکتے ہیں کہ جو اپنی چیلنجز ہیں اس پہ ہم قابو پا سکیں، کیپنگ ان ویو کہ ہماری ایکسپورٹس بھی کم ہو رہی ہیں، ہماری فارن ریمیٹنس بھی کم ہو رہی ہے. جی شکریہ. تو یہ آپ نے جو بات چیت کی ہے جو خسارے کے بارے میں، وہ تو بالکل جائز ہے کہ اگر ہم فی الفور جو نمبرز ہیں ہمارے پاس اس وقت ہاتھ میں، ان کو اگر ہم لے کے آگے چلتے ہیں تو یہ خسارہ 9% سے آگے جاتا نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پوسٹ کووڈ جو کام، یعنی کہ 2 چیزیں اس میں پہلے بتا دوں. ایک تو یہ کہ جو ابھی جتنے اعداد و شمار آپ نے جمع کیے ہیں اور جو آپ کو وزارت مالیہ کی طرف سے مل رہے ہیں اور جو مختلف ماہر معاشیات بھی اور اسٹیٹ بینک بھی کر رہا ہے، یہ سب ابھی ایک جس کو ہم کہتے ہیں اینالائزڈ نمبرز کی بیسس کے اوپر ہو رہا ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ اس وقت کیا جو یہ لوگ نمبر بنا رہے ہیں انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت ٹوٹل فار ایگزامپل گندم کی فصل کی کٹائی کے بعد پیداوار کتنی ہوئی، یہ نمبر بھی حتمی طور پہ کسی کو پتہ نہیں ہے. انفیکٹ اگر آپ صبح کا ایک داریہ، صبح نہیں بلکہ کل کا پڑھیں، بزنس اسکالر میں علی خضر صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے کہ اس وقت پاکستان کو یہ فکر کرنے کی بجائے کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے بھی جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، اور میں ابھی آؤں گا خسارے کی طرف بھی اور ٹیکس کی طرف بھی، لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ دیکھنا کوشش کریں کہ جتنے نمبرز لوگ جنریٹ کر رہے ہیں یہ ایک قسم کا گیس ورک ہے. اور وہ گیس ورک جو ہے اس قسم کے جس طرح کے دیگر کو حالات ہیں اور جو سڈن ایک شاک ہے سسٹم میں، جس طرح 2008 میں آیا تھا، اسی طرح ہمیں پینڈیمک میں بھی اس دفعہ ایک بہت میجر شاک
सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं बल्कि मुल्क से बाहर और बैन अवी सतह पर भी हम देखेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन अदाद शुमार के बजाय हम ज़्यादा बहस करें, हम अच्छे और बेहतर अदाद शुमार जमा करने की कोशिश करें। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि मैं इसलिए इस खसारे पे और इससे आगे इस पे ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा जब तक हुकूमती इदारे जिनमें ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स है, जिसके अंदर हमारा फॉर एग्जांपल स्पार्को को चाहिए कि उस वक्त सैटेलाइट की मदद से हमें बेहतरीन तरीके से बताएं कि टोटल क्रॉपिंग और कटाई और इस पर प्रोडक्शन कितनी हुई है। ये जो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपसे शेयर किया ना आमिर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने दिया। ज़ाहिर बात है वो एक ऐसी पोजीशन में बैठे हैं कि वो जो भी डेटा उन तक पहुंचता है वो भी एक तरीके से पहुंचता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्रोजेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं अभी इस वक्त, एक्यूरेसी के हवाले से बात की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा हम डेटा से हट के इस वक्त इम्पैक्ट की ज़रा बात कर लें तो थोड़ा उस पर, क्योंकि वक्त ज़रा कम है तो उस पर ज़रा बात कर लीजिए। जी देखिए, वो जहाँ तक आपने नंबर्स की बात की है, मैं इसको चैलेंज करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये जो नंबर्स इवन मुशीर ख़जाना ने दिए उनको खुद पता, और उन्होंने इस पर काफ़ी लंबी एक कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं कि ये नंबर्स अभी एक गेस वर्क पे, यानी एक नॉर्मल जो हमारा एनालाइज सिस्टम चलता है उसके साथ चल रहे हैं। ठीक है। जो इसका इम्पैक्ट है, अब इसका आ जाते हैं टैक्स के ऊपर। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी आई थिंक आप ही के शो थे जिस पर ये कहा था कि देखिए इम्पैक्ट जो है, जहाँ आपके टैक्स कम हो रहे हैं, ठीक है, वहीं पे आपके बहुत से इंडिकेटर्स बेहतर भी हो रहे हैं। यानी अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस देखें तो इस वक्त वो हमें लग रहा है कि इवेंचुअली वी में एंड अप इन अ सरप्लस, अगर हम इसी डगर पे चलते रहे। दूसरी चीज जो है इसका इम्पैक्ट होना है कि भाई ये हमारे रेवेन्यूज, तो जो असल चीज हमें फिक्र करनी चाहिए वो ये कि क्या हमारे पास हुकूमत चलाने के लिए पैसे होंगे या नहीं होंगे, सर्विसेज देने के लिए पैसे। तो इसमें कि चूंकि मुआशी पहिया आहिस्ता हुआ है, बल्कि एक तरह से जाम भी हो गया है, तो ये बहुत यकीनी है कि इस दफ़ा हम अपना जो हदफ है वो तकरीबन 25-30% से नीचे हम उसको रहेगा हमारा जो अचीवमेंट है टैक्स का। लेकिन साथ ही साथ हमें थोड़ी सी छूट मिल रही है तेल की प्राइसेस की वजह से। वो खाम तेल की प्राइसेस की वजह से जो हमें छूट मिल रही है उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हुकूमत आगे पास कर रही है, लेकिन उसने काफ़ी हद तक अपने पास रखा हुआ है। इसमें जो हमें परेशानी की बात यह है कि अगर हम मईशत और ये लॉकडाउन पे सख्ती करते हैं और ये माशी पहिया जो है ये जाम रहता है, तो फिर ये जो हमारी तेल की खुद जो यूटिलिटी है, अगर ये कम रही तो हुकूमत के पास वो रेवेन्यू नहीं आएगा। तो आई थिंक ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट फैक्टर जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। अच्छा आमिर साहब, इसके अलावा आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तसलसल के साथ हम IMF और दीगर मालियाती इदारों की जानिब देख रहे हैं कि हमें मज़ीद जो है वो कुछ रिलीफ फराहम किया जाए कर्ज़ों की सूरत में, टर्म्स एंड कंडीशंस की सूरत में। क्या आलमी इदारे मज़ीद इस पोजीशन में हैं, हम ये रिलीफ गेन कर सकेंगे? और दूसरा जो अहम सवाल ये है, मैं चाहूँगा कि मुख्तरन आप दोनों के जवाब दें कि इस वक्त जिस प्रॉब्लम में हम सब फंसे हुए हैं माशी सूरत हाल को लेकर, उसको नुकसान को कम से कम करने के हवाले से किन पैटर्न्स पर काम करना होगा? जी, आपका दूसरा सवाल काफ़ी गंभीर है, उसका मैं जवाब बाद में देता हूँ। पहला जो है कि क्या आलमी अदारे हमें असिस्ट करेंगे। देखिए, आलमी अदारे दो वजह से असिस्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये कि जितना इस वक्त आलमी इदारों का सिस्टम है, जो हम ग्लोबल गवर्नेंस कहते हैं दुनिया में, ये पॉलिटिक्स पे चलता है। तो अगर हम हमारा पॉलिटिकल नज़रियाती इख्तलाफात दुनिया के मिसाल के तौर पर OECD ममालिक के साथ, जो बेसिकली जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं उनके साथ हम अगर बेहतर रहे और कोई खुदा ना खास्ता किसी बात पे झड़प ना हुई, तो ये इंशाल्लाह हमें सपोर्ट मिलती रहेगी। क्या उनके पास सपोर्ट करने की कैपेसिटी है? तो ये आपका सवाल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसको अगर हम फाइनेंस की तरह नज़रिए में देखें तो उसमें बहुत से ममालिक मदद मांग रहे हैं। तो क्या वो हमें नया पैसा कितना दे सकते हैं या छूट कितनी दे? तो मेरे हाल में छूट और डिफरमेंट जो है उस पर मैं काफ़ी हद तक उम्मीद रखता हूँ कि काफ़ी हमें मिल सकती है अगले 2 साल 3 साल तक। दूसरा जो आपने कहा कि ये इन सब चीज़ों को नजर मलबूज़ खातिर रखते हुए अगर हम ये सोचें कि हमारा अगला लाएअमल क्या होना चाहिए, तो हमारा अगला लाएअमल जो है अब हमें जिसे कहते हैं पेटी कसने की तरफ जाना चाहिए। वो जो हमारा पुराना तरीका था कि हम ये सोच रहे हैं कि चलें जी एक्सपोर्ट बढ़ा दें, ये करते हैं, वो ट्रेडिशनल थिंकिंग जो हमारी सोच रही है उसमें अब हमें बदलने की ज़रूरत है। इस पर भी बहुत से लोग लिख रहे हैं, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो सबसे आगे आती हैं। पहली तो ये जो मैंने कहा, अब हमें ये देखना होगा कि हमारा जो एक एक पैसा हो रहा है वो कैसे खर्च हो रहा है। ये जो MNA-MPS स्कीम्स हैं, ये जो अभी आने वाले ADPs और पाकिस्तान डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा फेडरल लेवल पे, इसके अंदर से जो हमारा गैर ज़रूरी खर्चा है, क्योंकि कहने को तो हर चीज़ ज़रूरी है क्योंकि वो अप्रूव हुई है, लेकिन हमें उसको कसना पड़ेगा। गैर ज़रूरी बिल्कुल ठीक है। बजटिंग को भी नेक्स्ट जो बजट आ रहा है उसमें भी ये बात कही जा रही है कि जी जो अखराजात हैं उसमें
ڈراسٹکلی چینج لانے کی کوشش کی جائے گی. عامر درانی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بتایا کہ حکومت اس وقت جو ہے خاص طور پہ جو امپیکٹ ہے اکانومی کے اوپر وہ کیا آ رہا ہے, اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کریں مناظر کے حکومت کو یا گورنمنٹ کو اس مرتبہ یا اس وقت جو ہے وہ عالمی ادارے مزید کیا فنڈنگ کر سکتے ہیں. اصل جو فوکس حکومت کا بھی ہے وہ یہی ہے کہ ری شیڈیول کیا جائے, یعنی جو ہم نے ادائیگی کرنی تھی وہ 1 سال کے اندر جو کرنی تھی وہ ہمیں 3 سالوں میں کر دی جائے, وہ 4 سالوں میں 5 سالوں میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بریدنگ سپیس مل جاتی ہے. جب آپ کو ایک بریدنگ سپیس مل جاتی ہے تو اس کے اندر آپ پھر ریکوپ کرنے کی آپ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس کو کوشش کر رہا ہے کہ جو اس نے 1 سال کے اندر 1 ارب 80 کروڑ کی ادائیگی کرنی تھی ڈالرز کی, تو اس کو مؤخر کر دیا جائے کچھ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں معاشی استحکام کے حوالے سے مختلف ہمارے جو ادارے ہیں اور مختلف سیکٹرز ہیں ان کا فعال ہونا اور ان کا فلی فنکشنل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے, اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. حکومت کو 2 طرح کے چیلنجز درپیش ہیں, لیکن ہم معاشی جو پہیے ہیں, معاشی جو ہمارے اشاریہ ہیں, ان کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے جو معیشت سے وابستہ انڈسٹریز ہیں اور دیگر کارخانے اور دیگر معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے SOPs پر عمل درآمد ضروری ہے, بہت ضروری ہے مناظر. اور صرف یہ چلتے رہتے ہیں کیونکہ ٹرانسمیشن کے کہا جا رہا ہے کہ نیوز بریک کی طرف ہی ہم نے جانا ہے. بہت مختصر وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ریگولیٹر ہے اسٹیٹ بینک ہے اسے اور کمرشل بینکس کو آگے آنا ہوگا. SME سیکٹر کو جتنا سٹرونگ کریں گے اتنا ہی ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم جلدی اپنی اکانومی کو ریوائیو کر سکتے ہیں, اتنی جلدی ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا ریونیو جو ہے وہ بہتر. اور یاسر اسی کے ساتھ وقت ختم ہوا, اجازت چاہیں گے اپنے سامنے ناظرین سے. محفوظ رہیے اور مطمئن رہیے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اجازت چاہیں گے, اللہ حافظ و ناصر.